लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोतो और जिनो की फाइट खत्म हो जाती है। आगे हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड में दिखाते हैं, जहाँ बेक अपने मन में कहता है क्या ये पॉसिबल है, एक हंटर जो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी। जिनो को रिक्रूट करने की कोशिश करना बस टाइम की एक बर्बादी है, लेकिन कुछ और भी रास्ते हैं जिससे टैलेंटेड हंटर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रख सकते हैं। अब ये टाइम है प्लान बी का। आगे बेक अपने मोबाइल में देखता है, वहाँ आने वाली सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन की लिस्ट आ चुकी थी। उस लिस्ट में जिनो का नाम नहीं था। ये देख के बेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है क्या इसमें जिनो का नाम नहीं है। आगे हमें गोतो को दिखाते हैं जो अपने गिल्ड के वॉइस मास्टर से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो कहता है मिस्टर सुगीमोटो, मुझे यहाँ साउथ कोरिया में काफी ज्यादा स्किल्ड हंटर देखने को मिला है। सुगीमोटो हंसते हुए गोतो से कहता है लेकिन मुझे यकीन है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। गोतो उसे कहता है अभी तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। सुगीमोटो गोतो से पूछता है उस हंटर का नाम क्या है। गोतो बताता है उसका नाम है संग जिनो। वो दूसरी बार अवेक हुआ है और हाल फिलहाल में ही इस रैंक से इवैक्यूएट हुआ है। सुगीमोटो कहता है मुझे उसका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा। ये सुन के गोतो थोड़ा हैरान हो जाता है और सुगीमोटो से कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, उसका नाम लिस्ट में कैसे नहीं है। सुगीमोटो कहता है मुझे माफ करना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साउथ कोरिया ने बस अभी उनके हंटर की लिस्ट भेजी है, जहाँ चोई जोंग, मा डोंगसुग, बेक युनहो, चाहिन और मिन ब्योक ये 6 हंटर्स 4 दिन बाद केजीएजू आइलैंड की रेड में आने वाले हैं। ये सुन के गोतो कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। चेयरमैन को इतने पागल नहीं है कि वो संग जिनु जैसे स्ट्रॉन्ग हंटर को इस रेड में ना ले। सुगीमोटो कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आने वाले रेड में टोटल 16 इस रैंक के हंटर हैं, सब कुछ ठीक ही होगा। गोतो कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब रेड चालू होगी तो मैं फिर से तुम्हें कॉल करूंगा। सुगीमोटो कहता है ठीक है। आगे हमें हल्सन लेक को दिखाते हैं जो कि जेजू आइलैंड पे है। वहाँ एंट की क्वीन कहती है हमें इस आइलैंड को छोड़ना होगा, यहाँ पे खाना नहीं है, हमारे बच्चे अपने बच्चों को ही खा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो हमारे किंगडम के रहवासियों को सपोर्ट करे। ये सब हम ऐसे ही चलने नहीं दे सकते, हमें एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एंट के काफी सारे एग में से एक काफी ज्यादा बड़ा होता है, वो काफी ज्यादा डेवलप भी लग रहा था। आगे क्वीन कहती है एक ऐसा सबसे पावरफुल सोल्जर जो हमारे किंगडम के रहवासियों को लीड करेगा। ये सब कुछ हमारे किंगडम के लिए है, अगर कोई भी एनिमी हमारे रास्ते में आएगा तो वो डर के मारे कांपना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि उस एग में से काफी बड़ा एंट बाहर आ जाता है, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। क्वीन उसे कहती है तुम्हें आज जितना खाने के लिए सब खा जाओ और मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन बन जाओ। आगे हमें जिनो के घर को दिखाते हैं जहाँ चीजें हर तरफ फैली पड़ी हुई थी। जिनो जिन्हा के गाल पकड़ लेता है और अपने मन में कहता है ये जगह तो बिखरी पड़ी है, लगता है जब मैं डीमन कासल में था तो यहाँ किसने जगह को क्लीन नहीं किया। जिनो की माँ कहती है मुझे घर काम किए हुए 4 साल हो गए, तो कैसा रहेगा हम सब मिलके क्लीन करें। जिनो कहता है हाँ। आगे सभी लोग साफ सफाई करने जाते हैं। जिनो की माँ कहती है ये जगह इतनी गंदी हो गई है कि यहाँ पे छिपी हुई जगहों पे भी धूल और गंदगी लगी हुई है। जिनो कहता है बेशक, क्योंकि हम यहाँ पे बचपन से रहते आ रहे हैं। फिर जिनो की माँ जिनो से पूछती है जिनो जब मैं स्लीप में थी तब तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में कोई खबर आई थी क्या। जिनो कहता है नहीं। आगे जिनो मन में कहता है मुझे पता है कि माँ क्या कहेगी अगर मुझे कहो कि मैं भी पापा के कदमों पे चल के एक हंटर बन चुका हूँ। पापा ही वो कारण है जो माँ इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। भले ही मैंने इतना पैसा कमा लिया है जितना लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते, लेकिन पापा ही वो कारण है कि हम अभी भी इस जगह पे रह रहे हैं और महीने का रेंट भर रहे हैं। वैसे तो पापा काफी साल पहले गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी माँ उनका अभी भी इंतजार कर रही है। वो आशा कर रही है कि पापा एक दिन जरूर वापस आएंगे। माँ को मेरी जरूरत है। जेजू आइलैंड की रेड। इतना कहते ही जिनो शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी कंफ्यूज है कि उसे रेड में जाना चाहिए या नहीं। आगे एक मेंबर न्यूज में बता रहा होता है कि कैसे ये एंट इवॉल्व हो रही है। ये सब न्यूज में भी दिखाया जा रहा होता है। वो बताता है जब म्यूटेंट एंट्स की तादाद बढ़ जाती है वो पूरे कॉलोनी को खत्म कर देते हैं और हम उसे इवोल्यूशन कहते हैं। अभी जो आपके सामने एंट की फोटो है ये फर्स्ट एंड सेकंड डिस्ट्रॉय एंट्स मिशन के समय की है। शुरुआत में वो नॉर्मल एंट्स की तरह ही बाहर आके ग्राउंड पे घूमती थी। उनके अपीयरेंस में भी कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं था, बस वो साइज से बड़ी हो गई थी। हालांकि ये जो फोटो थर्ड सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के टाइम पे ली गई थी और आप देख ही सकते हैं कि एंट्स अब ह्यूमन की तरह खड़ी हो सकती है। उनके
सिर की साइज भी कम हो चुकी है, जिससे वो काफी फुर्ती से हलचल कर सकती है। वो उनके 4 पैरों को हाथ की तरह भी यूज कर सकती है और उनके ऐसे बदलाव के लिए उन्हें बस 2 साल लगे हैं। ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये जो फोटो हाल फिलहाल में लिया गया है, जिससे जापान में तबाही मचाई थी, उनके पास तो ह्यूमन की तरह काफी फीचर्स है। साथ ही उनके पीठ पे एक विंग्स भी है। तभी क्राउड में से कोई पूछता है क्या वो उड़ भी सकती है? मेंबर बताता है हाँ, और यही कारण है कि साउथ कोरिया और जापान यूनाइटेड टीम के लिए एग्री हो चुके हैं। तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक मेल मेंबर कहता है परफेक्टली कैपेबल हंटर भी उस जैसे डरावने बीच से दूर भागेगा। लेडी मेंबर भी कहती है हाँ ये तो सच है। हालांकि एक रिटायर हंटर भी इस रेड में ज्वाइन हो चुका है। आगे जुनू लोगों की कमेंट्स पढ़ रहा होता है, जहाँ लोग उसे कह रहे थे कि संग जुनू इस रेड के लिस्ट में क्यों नहीं है। भले ही वो एस रैंक हंटर बन गया है, लेकिन वो पहले जैसा ही इंसान है। एक ई रैंकर हमेशा ई रैंकर ही रहता है। वो अपनी पैंट पकड़ के भाग गया होगा। ब्यूक भी इस रेड के लिए रिटायरमेंट से वापस आ गया है, तो वो एस रैंक बनने के बाद भी पास आउट हो गया है क्या? ये कितनी शर्मनाक बात है। ये सारे कमेंट्स पढ़ के जुनू अपने मन में कहता है मुझे इन कमेंट्स से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जिना के लिए चिंता कर रहा हूँ। तभी उधर के कुछ लोग जिनू को नोटिस करते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है हे वो संग जिनू है ना? तभी जिनू को यू जिनू का कॉल आ जाता है। जिनू यू जिनू से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मोटल में ही रह रहे हो? ये जिनू जिनू से कहता है नहीं सर, लेकिन मुझे एक अपार्टमेंट मिल गया है। मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और मेरी हेल्प की। वैसे मुझे ऑफिस के लिए जगह मिल गई है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे देख लीजिए। ये सुन के जुनू कहता है क्या तुम्हें जगह मिल गई? जुनू और यू जुनू दोनों उनके न्यू ऑफिस रूम में आ जाते हैं। यू जुनू से कहता है आपको गिल्ड तैयार करने के लिए ऑफिस चाहिए था ना, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने आपके अपार्टमेंट के नजदीक के सारे बिल्डिंग में से सबसे बेस्ट को चुना है। जुनू उसे कहता है हम दोनों के लिए जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई? यू जुनू से कहता है सर ये आप क्या बात कर रहे हो? एक गिल्ड को तैयार करने के लिए 3 हंटर्स की जरूरत होती है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एम्प्लॉई। ये सुन के जुनू कहता है इसका मतलब ये है कि मुझे एक और पर्सन को रिक्रूट करना होगा। जुनू मन में कहता है मैं किसी ऐसे हंटर को रिक्रूट कर लूंगा जिसे मैं जानता हूँ। तब यू जुनू से कहता है सर आपके लिए कोई आया था। जुनू कहता है मेरे लिए? कौन? यू जुनू बताता है सर वो एक फॉरेनर था। फिर यू जुनू उस फॉरेनर का कॉन्टेक्ट कार्ड जुनू को दे देता है और कहता है वो चाहते हैं कि आप उनको एक कॉल कर दे। वो कोरिया में 17 तारीख तक रहने वाले हैं। जुनू मन में कहता है एक फॉरेनर, ये कौन हो सकता है? तभी जुनू को अपने एक शैडो के पास खतरा महसूस होता है। वो तुरंत शैडो एक्सचेंज का यूज कर लेता है। ये जुनू पूछता है सर क्या हुआ? जुनू से कहता है मुझे अभी घर जाना होगा और जुनू वहाँ से चला जाता है। ये देख के जुनू हद से ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक खूनी एक लड़की के गले पे चाकू लगाया था। वो उसे कहता है अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कुछ लोगों को अभी मारा गया है। वो लड़की रोते हुए कहती है प्लीज मुझे मत मारना। वो खूनी कहता है यही तो कारण है जिसके लिए मुझे पड़ोस वाली जगह पसंद है। तभी वहाँ पे पीछे से जिनू आ जाता है। वो उस खूनी से कहता है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो खूनी जिनू से कहता है क्या तुम मुझे कोई लेक्चर देने वाले हो? वो खूनी थोड़ी बहुत बकवास बातें करके जिनू पे हमला करने आ रहा होता है। वो जिनू के कंधे को पकड़ लेता है और बड़े ही गुरूर से कहता है जब मैं अपने आप से किसी कमजोर को देखता हूँ तो मुझे उसे परेशान करने की इच्छा होती है। लेकिन तभी जिनू उसका डैगर लेके उसको काफी ज्यादा स्टैप कर देता है, जिससे उस खूनी बंदे की हालत खराब हो जाती है। जिनू भी उसे कहता है हाँ मैं भी इस मामले में खुद को थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ। जब तुम्हें उसकी आदत हो जाती है तो नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना आसान नहीं होता। हम देखते हैं कि जिनू ने उसके पैर पर काफी ज्यादा स्टैप कर दिया था। दर्द के मारे खूनी काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। आगे जिनू उस खूनी से कहता है ज्यादा अंधेरा होने से पहले मेरा घर जाना अच्छा नहीं होगा। वो जो लड़की होती है वो वहाँ से भाग जाती है। आगे जिनू खूनी से कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो आधी रात से पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। जिनू उस खूनी की शैडो में अपना एक हाई और की शैडो को डाल देता है। वो शैडो से कहता है अगर इसने खुद को आधी रात तक नहीं बदला तो इसे मार देना। फिर जिनू खूनी से कहता है मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर तुम जिंदा रह पाए। आगे जिनू अपने मन में कहता है हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी हाई और की शैडो तुम्हें मारने के लिए कितनी देर तक धैर्य रख पाएगी। आगे जिनू वहाँ से जाते हुए कहता है कल जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है। आगे हमें अगले दिन को दिखाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुके थे जिससे हंटर जेजू आइलैंड पे जाएंगे। फिर हमें गोतो रेजू को दिखाते हैं। गोतो मन में कहता है उस मोमेंट पे मैंने डेथ को महसूस किया था
आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुका हूँ। आगे हमें काफी सारे वेपन से भरी हुई शिप्स को दिखाया जाता है जो चाइना ताइवान के कोस्ट से होकर जेजू आइलैंड की कोस्ट के पास पहुँच जाती है। फिर हमें उसी शिप में से एक शिप में जोंग्स को दिखाया जाता है। वो कहता है हमें खुद को तैयार करना होगा, उन एंट्स को हमारे बारे में कभी भी पता चल सकता है और वो कभी भी उड़ के हमारे सामने आ सकती है। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कहता है सर क्या आपको सच में लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी? जोंग्स कहता है जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। वैसे भी हमारा काम डिफेंस का है, अगर कुछ हो जाए तभी हमें पीछे से बैकअप देना है। साथ ही अगर कोई मेन लैंड से एंट हमारी तरफ आए तो हमें उन्हें मारना है। हमें उन एंट्स को मेन लैंड से बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देना है। ये सब बातें सुन के जोंग्सू का असिस्टेंट काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो कहता है सर मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं जोंग्यू तानो दुनिया खत्म होने तक आपको फॉलो करता रहूंगा। आगे हमें माँ डोंगू को दिखाते हैं जो अपनी गिल्ड की वॉइस मास्टर से कहता है अपने पीछे के दुश्मनों पर भी ध्यान रखना। लेकिन जो वॉइस मास्टर होती है ना वो नाराज होती है क्योंकि गोतोरुजी ने सिर्फ यस रैंक के हंटर्स को ही मेन अटैक के लिए बुलाया था। वॉइस मास्टर कहती है उधर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने हमें सिर्फ डिफेंस टीम के लिए बुलाया है। रियलिटी में हम बस स्टैंड बैक टीम की तरह है जो बस पीछे रहती है, वहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। डोंगू उसे कहता है हमारे गिल्ड के सारे मेंबर अब जहाज पर हैं, तो गिल्ड की वॉइस मास्टर होने के नाते तुम्हें उनके साथ कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए। वॉइस मास्टर कहती है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, आपको तो पता ही है वॉइस गिल्ड मास्टर बस एक टाइटल है और कुछ भी नहीं। डोंगू उसके सर पे हाथ रख के उसे कहता है तुम्हारे ग्रेट मैनेजमेंट के कारण ही हमारा गिल्ड इतना ग्रो हो पाया है। तुम हमारे गिल्ड का सिंबल ही नहीं बल्कि तुम अकेले ही हो जो हमारे एक्टिविटीज का स्कोप बढ़ाने के डिसीजन के लिए सबसे बेस्ट हो। तुमने आज तक जो भी किया उसके लिए मैं काफी एहसानमंद हूँ क्योंकि मैनेजमेंट में मैं बहुत बुरा हूँ। ये सब सुन के वॉइस मास्टर कहती है मुझे आपको वहाँ भेजने में अच्छा फील तो नहीं हो रहा, लेकिन आप वापिस जा रहे हो तो मुझसे इतना वादा कीजिए कि आप वन पीस में वापस आओगे। फिर हम देखते हैं कि डोंगू आगे चला जाता है। आगे हमें लिमग्यू को दिखाते हैं, वो फोन पे किसी पे चिल्ला रहा था। वो कहता है तुमने वहाँ पे मिशन को क्यों तैनात किया, एंड्स कभी भी आ सकती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे वहाँ से पीछे हटने को कहो, तुम्हें पता भी ना उसकी कीमत क्या है। लेकिन तभी फोन वाला बंदा शायद उसे बता देता है कि वो पहले ही निकल चुका है और अब वो वापस नहीं आ सकता। ये सुन के लिमग्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उस फोन वाले बंदे से कहता है ठीक है मिशन वापस जा चुका है तो उसे कवर में छुप के रहने को कहो। आगे नरेटर हमें बताता है हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे सारे गिल्ड के हंटर को आइलैंड के दक्षिण की तरफ तैनात किया गया है, वहाँ इनको सावधानी के लिए तैनात किया गया है। अगर रेड सक्सेसफुल भी हो जाए तब भी इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि कुछ बची हुई म्यूटेंट एंट्स लैंड से भाग सकती है। साथ ही देश की रक्षा करने के लिए भी स्ट्राइक स्क्वाड को तैनात किया गया है और एक स्क्वाड में एक बी रैंक का लीडर, 3 सी रैंकर्स और 10 से भी ज्यादा डी और ई रैंक के हंटर्स है। आगे हम देखते हैं कि जूई और सोंग चिहुल शामिल है। आगे नरेटर बताता है रिटायर हंटर भी इसमें शामिल है, साथ ही वो लोग भी जो अव्यक्त हुए थे पर हंटर नहीं बने थे। वहाँ 5000 से भी ज्यादा लोग थे। इसका मतलब 50,000 साउथ कोरिया के अव्यक्त लोगों को देखा जाए तो हर 10 में से एक बंदा यहाँ फाइट करने के लिए ज्वाइन हुआ है। आगे हम एक डबल रोडर हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसके अंदर हमारे सारे हंटर्स है। उधर एक कैमरामैन भी होता है। वो कहता है मैं न्यूज एजेंसी से कैमरामैन हूँ जो हंटर की न्यूज देने में स्पेशलाइज्ड है। जैसे की टाइटल के हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा, मेरा जॉब है हंटर को एक्शन में फिल्म करना। इस रेड को देश भर में लाइव दिखाया जाएगा। आप सभी को रेटिंग के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लाइव जाने से पहले 10 मिनट का डिले होने वाला है, उस टाइम हमारे एडिटर चीजों को फिल्टर कर देंगे। बेक कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने खतरनाक मिशन में कैमरामैन को भी लिया जा रहा है। आखिर मिस्टर गो ने क्या सोच के ये डिसीजन लिया होगा। आगे डोंगू कहता है एक सच्चा हंटर उसे कहा जाता है जो सक्सेसफुली किसी को भी प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी मिस्टर कैमरामैन आपको प्रोटेक्ट करना होगा। कैमरामैन कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा हंटर की तरह नहीं लगता, लेकिन मैं खुद एक ए रैंक का हंटर हूँ। आगे नरेटर हमें बताता है काफी ऐसे हंटर है जिनके पास हंटर का लाइसेंस तो है लेकिन फिर भी वो नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें रेड अच्छी नहीं लगती। एक कैमरामैन जो ए रैंक का हंटर है वो उन्हीं में से एक है। आगे कैमरामैन कहता है मेरे 2 प्रोफेशन है, ये मेरा डेंजरस लोकेशन में फिल्मिंग करने का पहली बार एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो डंजन ब्रेक को भी फिल्मिंग करने के लिए भेजा गया था। हम देखते है की ये
कहते हुए कैमरामैन कांप रहा होता है। आगे वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस इस वाले रेड में कितनी ही हेल्प कर पाएंगे। डोंगुक उसे कहता है नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हंटर एसोसिएशन ने चौथे रेड में कैमरामैन को हमारे साथ भेजा है क्योंकि उनको भरोसा है कि इस रेड के सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये सुन के कैमरामैन डोंगुक को थैंक यू कहता है। साथ ही बेग भी कहता है तुमने जो कहा वो सुन के काफी अच्छा लगा। आगे डोंगुक कहता है ये पहली और आखिरी बार होगा कि देश के रहवासी AIS रैंक के रेड के गवाह रहेंगे। साथ ही हम पिछले 3 बार फेल हो चुके हैं, इसीलिए सभी लोग इसे काफी उत्सुकता से देखेंगे। चलो उनको एक क्लीन विक्ट्री दिखाएंगे। आगे बेक अपने मन में कहता है सच्चाई के साथ बात की जाए तो अगर इस मिशन में हम फेल हो जाएंगे तो दुनिया से साउथ कोरिया मिट जाएगा। अभी इस दुनिया को हीरोज की सख्त जरूरत है। आगे बेक ब्योंगू से कहता है ब्योंगू मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ दे पाऊंगा। ब्योंगू उससे कहता है मुझे ऐसा लगा मेरे हिल के बिना तुम ही सबसे पहले मर जाओगे, खासकर तब जब तुम किसी भी बीस्ट को देख के सीधा उस पे झपट जाते हो। ये सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और बेग गुस्सा हो गए ब्योंग से कहता है क्या तुमने क्या कहा, मैं झपट के आगे जाता हूँ। फिर चाइन बेग से पूछती है मिस्टर बेग यहाँ आने से पहले आपकी किसी तरीके से संगजिनों से मुलाकात हुई थी क्या? बेग कहता है नहीं। वैसे आपने ये पूछा क्यों? चाइन कहती है नहीं ऐसी कोई कारण की बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। फिर डोंगुक नीचे देखते हुए सबसे कहता है लगता है अबे हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए।